बीजेपी देश की तकरीबन 58% से ज्यादा आबादी पर इस वक्त काबिज है, लेकिन उसकी जीत का यह सिलसिला यहीं पर थमा नहीं है, बल्कि अब पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक वो उन राज्यों में भी नजर आ रही है जहां बीजेपी शून्य पर खड़ी है। और यह सब कुछ हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी न सिर्फ हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है बीजेपी के लिए, बल्कि विपक्ष को संभलने तक का मौका नहीं दे रही। शिखर सम्मेलन में अब हमारे अगले मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का, जिनके साथ सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दिबांग। नमस्कार, शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। हमारा आज का कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है और इस समय हमारे साथ हैं चुनावी राजनीति के शहंशाह, एक एक बूथ को जीतने की बात करने वाले, जीतने की रणनीति बनाने वाले हमारे खास मेहमान अमित शाह। शुरुआत में आपसे निवेदन अमित जी कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। एनडीए की सरकार के 3 साल समाप्त होने के मौके पर आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने अब तक 3 साल में जो किया है उससे आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। कई प्रकार के काम 3 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने हाथ में लिए हैं और समाप्त भी किए हैं। सबसे पहला काम, देश की राजनीति में से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये 3 नासूरों से देश की राजनीति को, चुनावी राजनीति को मुक्ति दिलाने का लगभग काम नरेंद्र मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया है। मोदी जी ने जब एनडीए ने उनको नेता चुना, उस वक्त सेंट्रल हॉल में एक भाषण किया था। वो भाषण के 3 बिंदु थे कि नरेंद्र भाई की जो सरकार बनेगी वो सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, वो सरकार पारदर्शी सरकार रहेगी और वो सरकार दुनिया में देश के सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार होगी। ये 3 वादे प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने सेंट्रल हॉल में किए थे और आज मैं बड़े गौरव के साथ कह रहा हूं, तीनों वादों पर नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार खरी उतरी है और 3 साल के बाद हम देश की जनता के सामने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के अंदर एक प्रकार से सोच बदलने का काम किया है, देश का स्केल बदलने का काम किया है। जितनी भी सरकारें आई, कोई सरकार ऐसा कभी नहीं सोच सकती कि इस देश के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 2018 तक देश में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां बिजली नहीं पहुंचेगी। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 15,000 गैस के सिलेंडर सरकार के कार्यकाल में बांटे जाते थे। कोई सरकार ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक सरकार 5 करोड़ गैस के सिलेंडर गरीबों को बांटने का काम करेंगी और ये काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। 2 करोड़ का आंकड़ा हमने स्पष्टता के साथ पूरा कर दिया है। मित्रों, हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाना, हर व्यक्ति को बीमा का सुरक्षा कवच देना, 7.6 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगारी देने के लिए आगे बढ़ना, जीएसटी के मामले पर इतनी सारे मतांतर वाले देश को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर
एक ही टर्म के अंदर जीएसटी के मसौदे को आज जम्मू कश्मीर में लगभग पूरा कर दिया गया है और देश अगले 2 महीने के अंदर जीएसटी के माध्यम से एक देश एक कर प्रणाली के दायरे में आ जाएगा। मित्रों, सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर की बॉर्डर पर कोई नई बात नहीं थी। इस ओर से घटनाएं होती थी, उस ओर से घटनाएं होती थी, मगर आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा और जवानों के सम्मान के लिए किसी भी सरकार ने राजनीतिक साहस नहीं दिखाया था कि सीमा को क्रॉस कर सेना अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों का अपमान का बदला लेकर आएगी। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला 40 साल से अटका हुआ था। एक ही झटके में 1 रैंक 1 पेंशन के मामले को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया जवानों के वहां पहुंचने का काम किया है। 1, 2, 3, 4 सैटेलाइट छोड़ने वाला भारत आज एक साथ 104 सैटेलाइट अवकाश में छोड़कर अंदर स्थित कर दुनिया में लीडर बनने का प्रयास कर रहा है। ओबीसी कमीशन का जहां तक मामला है, काका साहब कालेलकर से लेकर आज तक कभी भी ओबीसी की मांग थी, पिछड़ा वर्ग की मांग थी कि उसको संवैधानिक मान्यता मिले, मगर किसी में साहस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मानित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। प्रगति के माध्यम से 107 से ज्यादा जो योजनाएं बनी हैं, वो योजनाओं को सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस से प्रधानमंत्री जी देश भर के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और अलग अलग सेक्रेटरीज के साथ संवाद कर हर राज्य के अटके हुए लंबित मामलों को आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास का एक नया रास्ता खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। चुनाव सुधार और राजनीति में से काला धन दूर करना, चुनावी राजनीति में ये चर्चा तो हमेशा होती थी, हर पार्टी इसके लिए बात करती थी, मगर हिम्मत कोई नहीं करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक झटके में तय कर दिया कि 20,000 की जो मर्यादा थी कैश चंदा लेने की, उसको घटाकर 2,000 का कर चुनावी राजनीति में से काले धन को मुक्ति देने के लिए बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है। मित्रों, इससे आने वाले दिनों में हमारी चुनावी राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है और आगे इसका फायदा भी होने वाला है। नोटबंदी के फैसले के कारण देश के अंदर जितना भी धन, काला धन इधर उधर पड़ा था, जो देश के विकास में काम में नहीं आता था, सारा काला धन बैंक में आया है और आज उसका हिसाब किताब भी सबको देना पड़ रहा है। उसी का एक उदाहरण है कि 90 लाख से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स के अंदर अपना पैन नंबर लेने की शुरुआत एक ही साल में करनी पड़ी है। ये नोटबंदी के कारण हुआ है। मित्रों, पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंदर भारत ने जिस प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया, उससे भी ये लगता है कि भारत ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बेनामी संपत्ति का कानून जो आज तक चर्चा में रहता था, ना रूल्स बनते थे, ना इस पर आगे कार्यवाही होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेनामी संपत्ति के कानून को ठोस तरीके से संसद में पसार कर बहुत बड़ा काम किया है। शत्रु संपत्ति का बिल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोनों सदनों में से पार कराकर देश के हितों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। सेल कंपनियों पर एक जो अभियान चला है, आज मैं देख रहा हूं चहू और सेल कंपनियों के माध्यम से धन को सफेद करने वाले लोगों में एक डर व्याप्त है। सेल कंपनियों पर एक सोची समझी मुहिम के तहत ये सरकार कठोरता से काम कर रही है। भीम ऐप के माध्यम से आज डिजिटल पेमेंट में भीम ऐप दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बना है और डिजिटल पेमेंट की बढ़ोतरी भी बहुत हो रही है। जेनरिक दवाओं के माध्यम से गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्टेंट के भाव को 7,000 से 45,000 के बीच में स्थिर कर गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने दिल का इलाज करा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। एक सरकार पहले जो थी वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी। हर महीने, हर सप्ताह एक घपला घोटाला भ्रष्टाचार आता था। संवैधानिक संस्थाओं ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटालों को बाहर लाने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार
26 तारीख को 3 साल समाप्त कर देगी। हमारे विरोधी भी, मैं सोच समझ कर कह रहा हूं, हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। एक पारदर्शी सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पॉलिसी पैरालिसिस, इस अगली जो सरकार थी वो पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त सरकार थी। नीतियों के बाबत में उसको लकवा हो गया था। हर कोई कोना ऐसा नहीं है जहां स्पष्ट नीति बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था। एक सरकार ऐसी थी जिसमें हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। उसकी जगह हमने एक निर्णायक नेतृत्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और नरेंद्र मोदी आज न केवल भारत में, दुनिया में एक निर्णायक नेता के नाते उभर कर बाहर आए हैं। मित्रों, बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो शायद बहुत सालों से सोचे भी नहीं जा सकते थे। हम हमारे चुनाव घोषणा पत्र तक सीमित नहीं रहे, उसके दायरे के बाहर भी देश का भला करने के लिए बहुत सारी दिशाओं में इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं और विशेषकर कृषि में सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा प्रयोग है जो गुजरात में सफलतापूर्वक हुआ था। जब किसान की मिट्टी कैसी है, इसमें कौन सा क्रॉप अच्छा हो सकता है, कितना पानी चाहिए, कौन सा खाद चाहिए, कितनी मात्रा में खाद चाहिए, ये सारी जानकारी सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। किसानों को जो सहायता मिलती थी उसमें 4 गुना वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इतनी कंप्लीट फसल बीमा योजना शायद ही किसी ने सोची होगी, किसानों ने भी नहीं सोची होगी। बुआई से लेकर खलिहान तक हर जगह पे अगर किसान पे संकट आता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको बीमा देने का काम करता है। इतनी कंप्लीट एक फसल बीमा योजना देने का काम किया है। नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से उसकी पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट कम हुई है, उत्पादन बढ़ा है और यूरिया की उपलब्धता भी बहुत बड़ी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में 5 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कि बहुत सालों के बाद कि यूरिया के लिए लाठियां नहीं भांजनी पड़ी है। इतनी यूरिया की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। खादों के दाम भी घटाए हैं। ई मंडी शुरू कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान को अपनी पैदावार का दाम ठीक से मिल पाए, इसके लिए आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात है मित्रों कि 4 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, शायद हमें लगे कि शौचालय क्या बड़ी बात है, मगर आप कल्पना नहीं कर सकते एक गरीब की बेटी 15-16 साल की बच्ची कुदरती क्रिया करने के लिए शौचालय के लिए खुले में जाती है तो उसके मुंह पर जो शर्म आती है, आत्मा पर जो ग्लानि आती है और उसके आत्मविश्वास का जो हनन होता है, इसकी कल्पना दिल्ली लुटियन में बैठकर करना बहुत दिक्कत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 4 करोड़ घर में शौचालय पहुंचाकर देश की हजारों, लाखों, करोड़ों गरीब बेटियों को उस आत्मसम्मान दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नमामि गंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, ये 3 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसको सरकार ने जन भागीदारी से आगे बढ़ाया और सालों से जिस समस्या के सामने देखने का कोई साहस नहीं करता था, उस समस्या को सीधा प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के माध्यम से लिया है। 2 करोड़ लोगों को घर में गैस पहुंचाने का काम किया है और 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री जी के कहने पर अपनी गैस की सब्सिडी स्वतः ही छोड़ दी है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में इनके कहने पर देश की जनता ने चावल खाना छोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़कर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। देश की सुरक्षा का मामला हो, अर्थतंत्र को गति में लाने का मामला हो, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का मामला हो या देश के युवाओं को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने का मामला हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा किया है। और मैं मानता हूं मित्रों कि ये अच्छा सब करते 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 कोई जर्नलिस्ट कोई टिप्पणी कर देगा
कोई आर्टिकल लिख देगा, विपक्ष वाले कुछ बोलेंगे, हम भी अपने पक्ष में बोलेंगे। ये सब तो राजनीति में होता रहता है, मगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जनादेश होता है। और नरेंद्र मोदी सरकार के चुनाव जीतने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद देश में जितने भी चुनाव आए, सब में भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति अपनी अच्छी की है, या तो वहां पर सरकार बढ़ाई है, चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के उपचुनाव हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में जन समर्थन मिला है, जनादेश मिला है। और मैं मानता हूं मेरी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जनता का ये प्यार और जनादेश मोदी जी को जो मिला है वो उनकी लोकप्रियता का द्योतक है। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय जननायक को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वो जननायक का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। अभी जी, जब पिछली बार आप इस कार्यक्रम में थे, शिखर सम्मेलन में, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जीत होगी, और जीत हुई, जोरदार जीत हुई। मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि 3 बड़ी वजहें आप क्या मानते हैं इसकी, किस तरह से ये जीत हुई? देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 73 सांसद को जिताया था। मोदी जी स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, वाराणसी से सांसद हैं, और उसके बाद में जिस प्रकार से 3 साल ये सरकार चली और जिस प्रकार से इस सरकार ने नीचे तक गरीबों की समस्याओं को एड्रेस करना शुरू किया, मुझे लगता है इसकी एक बहुत अच्छी आस इससे उत्तर प्रदेश की जनता में बधी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार योजनाओं को नीचे ले जाने में बहुत दिक्कतें पैदा करती थी, फिर भी जितना कर पाए उससे भी उत्तर प्रदेश संतुष्ट था। मैं मानता हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार के जो अच्छे काम थे, दोनों को मिल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा बसपा के विकल्प के अलावे भारतीय जनता पार्टी को चुनना पसंद किया। और मैं अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक मुश्त होकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम चुनाव के मैदान में रहे, हर क्षण हर पल लड़े और विजय प्राप्त करें। एक तो उत्तर प्रदेश में जीत, इतनी भारी जीत, आमतौर पर इतनी बड़ी जीत हो जाती है तो लोग आराम करते हैं। आप अब दौरे पर निकले हैं, हर महीने आप 20,000 किलोमीटर चल रहे हैं, और 1-2 महीने नहीं, आप 5 महीने तक ऐसा करेंगे, 1 लाख किलोमीटर हो जाएगा वो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं? नहीं दिबांग जी, बाकी सब पार्टियों के लिए राजनीतिक गतिविधि चुनाव से जीतने का एक साधन हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक सिद्धांतों के लेकर देश की राजनीति में काम कर रही है, और हम 50 के दशक से काम कर रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। देश की जनता ने हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया है, और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। तो हम सबका दायित्व है कि देश की जनता की जो आकांक्षा है उस पर खरे उतरें, और पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अच्छे काम है, उसको लेकर मैं गांव-गांव, गली-गली, बूथ तक जाऊं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, और उसके माध्यम से मेरे संगठन को विस्तृत करने का मैं प्रयास करूं। और इसीलिए हम ओडिशा, केरल, बंगाल, आसाम में अब सरकार बन ही गई है, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारे राज्यों में हमारी पार्टी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। एक ये बात जो आप कहते हैं और हर जगह कहते हैं कि भाई हर बूथ पर, हर पंचायत पर, पूरे पार्लियामेंट पर हमारी सरकार होनी चाहिए। हम इसका एक बार पहले इतिहास में नमूना देख चुके हैं।
जो इमरजेंसी में हुआ, जब मोदी जी खुद भूमिगत थे, अरुण जेटली जेल गए थे, ये दोबारा नहीं होगा, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, कैसे कहेंगे इसको? ये तो निर्भर करता है कि सत्ता किसके हाथ में है। दिबांग जी, जो इमरजेंसी लगती है वो अध्यादेशों से नहीं लगती है। इमरजेंसी मानसिकता से पैदा होती है, और इमरजेंसी इसलिए पैदा हुई थी कि कांग्रेस की मानसिकता ऐसी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विरोधियों को गलत तरीके से दबाने का प्रयास नहीं किया। आज हम 13 राज्यों में सत्ता में हैं, कहीं पर भी कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता। मगर बार बार चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि हम विरोधियों को दबा रहे हैं, मगर विरोधियों को बढ़ाने का काम भी तो मेरा नहीं है, वो तो उनको खुद ही बढ़ना पड़ेगा। विरोधी तो कह रहे हैं आप दबा नहीं रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं। देखिए, बोलने के लिए इस प्रकार की बात करना बहुत सरल बात है। दिबांग जी, ना आप डर रहे हो, इतनी कितनी बेबाकी से पूछ रहे हो, बताओ। तो इतनी बड़ी पार्टी वाले लोग थोड़ी ना डर जाएंगे भैया, कोई नहीं डरता दुनिया में। मैं राजनीतिक सवालों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि 3 साल सरकार के हुए हैं, तो सरकार की बात करें। एक ये सवाल भी ये आया हुआ है रोहित पांडे का, सर्जिकल स्ट्राइक पर आपने उल्लेख भी किया आपने, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि घटनाएं लगातार पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं। नहीं, घटनाएं पाकिस्तान के साथ पहले से आजादी के बाद से लेकर आज तक चलती ही रही है, और 89 के बाद बहुत बड़ी मात्रा में चलती रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, और आज भी चल रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र मैंने इस बार इसलिए किया कि पहली बार किसी सरकार ने अपनी पॉलिटिकल विल का परिचय दिया कि हम अपने सीमाओं के अतिक्रमण को सहन नहीं करेंगे, हमारे जवानों के अपमान को सहन नहीं करेंगे, और सेनाओं की सुरक्षा के लिए सरकार किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है। देखिए, इसमें जैसे जब विपक्ष में थे, कहा गया बीजेपी की नेताओं की तरफ से, भाई एक सिर काटेंगे तो हम 10 लेकर आएंगे। देखिए, जी, भाषण में कोई बात करी होगी, मगर आज भी हम इतनी फर्मनेस के साथ ही परिस्थिति को टैकल कर रहे हैं, कहीं पर भी सकम नहीं हुए हैं। हमने दृढ़ता के साथ, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फोरम हो चाहे सीमा हो, भारत के हितों की रक्षा की है, और आगे पर भी नरेंद्र मोदी सरकार करती रहेगी। पर इसी कश्मीर पर ही रहूं तो जिस तरह की पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, छात्र कर रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के, ये लोग लिख रहे हैं कश्मीर हाथ से निकल रहा है। दिबांग जी, लगभग 3.5 जिलों में यह आंदोलन पूरा सिमटा हुआ है। कश्मीर घाटी, लद्दाख और जम्मू बहुत बड़ा प्रांत है। मुझे लगता है कि मीडिया ने भी स्थिति को अच्छे तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति हुई है, ये कोई पहली बार नहीं हुई, इससे भी भयावह स्थिति हुई है। सालों तक सरकारें निरस्त करनी पड़ी हैं, मगर अंत में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और कश्मीर में जो लोग हैं उन्होंने स्थिति को संभाला है। मैं पूर्णतया आश्वस्त करना चाहता हूं देश की जनता को, अभी जो स्थिति है इस पर ही बहुत कम समय में नियंत्रण पा लिया जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपकी वहां मिली जुली सरकार है, पीडीपी के साथ मिली हुई सरकार है, इसलिए आपकी इसमें कितनी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, कश्मीर की सरकार हो ना हो, भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। आप क्यों इतने दूर कश्मीर तक जाते हैं? मैं दिल्ली की ही बात करता हूं। हमारी जिम्मेदारी है ही, हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या का हम जल्दी ही समाधान लाएंगे और कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में आएगी। इसी से आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो जिस तरह की घटना नक्सल क्षेत्रों में हो रही है, आप नक्सलबाड़ी में थे, सुकमा पर इतनी बड़ी घटना हुई, इतने लोग मारे गए, सड़क बनाते हुए लोग मारे गए। नहीं, 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो उनको करने दो या तो उनके साथ सामने लड़ो। हमारी सरकार वामपंथी हथियारधारी ग्रुपों के सामने लड़ रही है। जब लड़ाई होती है तो गोली एक ओर से नहीं चलती दिमाग की, दोनों ओर से चलती है। मगर मैं कहना चाहता हूं कि जब हम शासन में आए उसके पहले वामपंथी चरमपंथी ग्रुपों की जो स्थिति थी उसमें आज बहुत डिटोरिएशन हुआ है और स्थिति पर बहुत बड़ा नियंत्रण भी आया है। इक्का दुक्का घटना को इस तरह से आकलन नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लड़ी है।
एक बात है नौकरी की, और अब से कुछ देर पहले यहाँ पी चिदम्बरम साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि लेबर ब्यूरो की जो रिपोर्ट है जो कह रही है कि 2015 में 1,35,000 नौकरियां निकली, जबकि अगर आप देखें तो 2013 की बात करें तो 4,19,000 नौकरियां, 2011 की बात करें तो 4,30,000 नौकरियां। इसको आप कैसे देखते हैं? युवा बहुत बड़ी संख्या में आपकी पार्टी के साथ जुड़े, अभी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, चिदम्बरम साहब को तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने 10 साल को जरा देख लें। हमें सवाल पूछने का अधिकार जनता का है, जवाब देने का दायित्व भी बनता है, मगर कांग्रेस को तो 10 साल के शासन के बाद सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। कोई किसी भी एंगल से कांग्रेस पार्टी का हमसे सरकार के बारे में सवाल पूछने का अधिकार नहीं बनता है। इन्होंने जिस प्रकार से 10 साल शासन किया है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, आंकड़े आप बोल ही गए हो, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, मगर इसके साथ साथ स्टार्टअप के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से और मुद्रा बैंक के माध्यम से हमने देश के करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार के बारे में प्रेरित करने का काम किया है और बहुत अच्छे परिणाम मिले। दिबांग जी, ये देश की एक समस्या है कि 125 करोड़ के देश को कोई नौकरी नहीं दे सकता, और 125 करोड़ के देश को नौकरी देने की बात करना भी बेमानी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वरोजगारी को बढ़ावा देकर, और जो गरीब बच्चों के लिए कभी बैंक के दरवाजे खुले नहीं थे, 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन उन्होंने बैंक के माध्यम से विदाउट एनी गारंटी या गारंटर देने का काम किया। इससे करोड़ों की मात्रा में बच्चों ने अपनी अपनी स्वरोजगारी की छोटी छोटी यूनिट शुरू किए हैं और रोजगार बढ़ा है। ये सवाल है अशोक वानखेड़े का, और पूछ रहे हैं कि पिछले 3 सालों में किसानों की जो आत्महत्याएं हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं अशोक वानखेड़े के नाम से, ये आत्महत्याएं रुक नहीं पा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत लंबे समय से कृषि क्षेत्र को अलग प्रकार से जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई, और इसी का परिणाम है किसानों की आत्महत्या। मैं आपको दिबांग जी मेरी पार्टी का रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर भी कृषि ग्रोथ रेट हमारा 10% से कम लगभग नहीं। उत्तर प्रदेश में हम नए नए आए हैं, उत्तराखंड में नए नए आए हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी अच्छा इंप्रूव करा है, झारखंड में इंप्रूव कर चुका है, हरियाणा में खैर पहले भी अच्छा था, आज भी और इंप्रूव कर रहे हैं। मगर जहां जहां हमारी सरकारें आई, उसने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और परिणाम लक्ष्य काम किए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की सहायता, यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, खाद के दाम कम करना, अंबेडकर ई मंडी करना, ये सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छे से एक संपुट बनाकर किसानों के सामने रखा है। मुझे लगता है कुछ समय में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी जो हुई थी उसका जो पैसा बैंक में आया, कितना आया रिजर्व बैंक में? चिदम्बरम बोल रहे थे कि आप तिरुपति से जो नोट गिनते हैं उनको बुला लीजिए, वो बता देंगे, पर सरकार अभी तक नोट गिन नहीं पा रही है कि कितना पैसा आया। आंकड़ा तो रिजर्व बैंक वाले देंगे जब देना है। तो मैं चिदम्बरम जी को इतना ही बताना चाहता हूं कि नोटबंदी के कारण आज देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर आया है। आप कल्पना कर सकते हैं दिबांग जी, एक ही वर्ष के अंदर 90 लाख से ज्यादा लोग अपना पैन कार्ड बनाए। इनकम टैक्स नंबर ले, जो एवरेज 4-5 लाख की थी, और उसमें भी जो निकल जाते थे वो अलग प्रकार के होते थे, मगर ये 90 लाख से ज्यादा लोगों ने पैन कार्ड बनाया है। दूसरी बात कि सारा धन जो आया है वो आज बैंकों के पास आया। इसके माध्यम से मैंने जो कहा, मुद्रा बैंक योजना से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस से लेके बाकी सारी एक्टिविटी, जो धन कुबेर की तिजोरियों में और घरों में और गद्दों के नीचे जो धन पड़ा था वो आज देश के काम में आया है। उसके हमारी ग्रोथ रेट का भी इजाफा निश्चित होना है। और मैं चिदम्बरम जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, इतने सारे सवाल करने के पहले आप 2019 तक राह देखिए, जनता ही आपको सारे जवाब देने वाली है। मतलब ये जो आप, चूंकि आपने ये कहा, इसी से मैं पूछ रहा हूं कि ये जो एक कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना है,
ये क्या वाकई में आप जिस तरह से वो हटती जा रही है राज्यों से, पूरे मानचित्र से हटती जा रही है, क्या ये वाकई सीरियसली इस पर आप काम कर रहे हैं? ऐसी रणनीति है पूरी? नहीं, मैं तो मेरी पार्टी बढ़ाने का काम कर रहा हूं और स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी बढ़ती है तो कांग्रेस घटती है। मैं मेरी पार्टी बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। ये जो पार्टी बढ़ाने की आपने बात की, उसमें ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप पार्टी जरूर बढ़ा रही हैं, लेकिन आप पार्टी बढ़ाने के लिए सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब भी आपके साथ साथ जा रहे हैं पार्टी बढ़ाने के लिए। देखिए, जहां तक सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सवाल है, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसका संज्ञान किसी न किसी एजेंसी ने न लिया हो। मतलब मैं अलग प्रकार की बात, ये जो चिट फंड वाले मामले हैं वो हमारे आने से पहले से चल रहे हैं, हम तो सिर्फ जांच कर रहे हैं आगे। और ईडी और सीबीआई दोनों इसी का हिस्सा है। और नारदा कांड में भी टीवी पर दिखाई पड़ते हैं घूस लेते हुए। आपके पास इसका क्या जवाब है? आपके नेता, आपके कार्यकर्ता टीवी पर घूस लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ ने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं पूरे। अब इस स्थिति में अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो और आप ये अपेक्षा रखते हो कि कोई कार्यवाही न हो, मुझे लगता है ममता जी हमसे बहुत अपेक्षा रख रही हैं। एक बात ये देखी गई कि 2014 के चुनावों के बाद जिन दो जगहों पर आपकी हार हुई, बिहार में और दिल्ली में, आजकल दोनों जगह उथल पुथल है। क्या ये भी एक शायद भाजपा की सरकार होती तो न होती। जी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये भी कोई एक तरीका है बदला लेने का या उनसे बराबरी करने का? नहीं, बदला लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिहार सरकार को बहुत समय हो गया और केजरीवाल सरकार पे हमें बदला लेने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही बहुत कुशल है अपनी पार्टी को खत्म करने के लिए, हमारी जरूरत इसमें नहीं है। पर ये क्यों विपक्ष फिर बार बार कहता है कि भाई ये बदले की राजनीति है? और क्या मेरे कहें को दीवान जी, आप एडवाइस करो उनको, और क्या कहें? और कुछ नहीं कह सकते हैं। जब लालू जी के परिवार की इतनी सारी संपत्ति पकड़ी जाए तो इसके अलावा और बोल क्या सकते हो? आप क्या बोल सकते हो? आप ये जो एक बड़ा आप चुनाव आने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव, मैं जानता हूं आपका इसमें जवाब क्या होगा, पर किस तरह की आप क्या बता सकते हैं इस बारे में? मैं सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, हम एनडीए के सभी दलों से बात करेंगे और सभी लोगों से बातचीत कर हम प्रयास करेंगे कि भाई एक अच्छा राष्ट्रपति देश को मिले। एक जब आपने बिहार की बात की, इसमें बार बार ये कयास होते हैं और हम लोग न्यूज़ में बार बार इस पर रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि कोई कोशिश होगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ चले आएं। इस पर हम लोग आंकड़े बताते हैं, भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा। क्या इस पर शीर्ष में कोई सोच है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो कोई नहीं है, ना नीतीश कुमार जी ने आज तक हमारा संपर्क किया है। तो इसकी कोई संभावना भी नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, कोई किसी ने संपर्क इधर और साइड से अब तक नहीं हुआ है। ये जो राष्ट्रपति चुनाव है, इसी पर मैं अगर रहूं तो क्या कोई गणमान्य व्यक्ति होना चाहिए? शिवसेना ने तो इशारा भी कर दिया कौन बनना चाहिए। दिवांग जी, ऐसा है कि ऐसी बातें इस प्रकार के सम्मेलन में ना मैं बता सकता हूं, ना बतानी चाहिए। पहले मेरी पार्टी के नेता बैठेंगे, उसके बाद में एनडीए के लोग बैठेंगे और बाकी दलों से भी बाद में चर्चा कर कोई नाम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक जो यूपी में जो आपकी जोरदार जीत हुई, एक उसका असर ये भी हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि अब हम एक साथ बैठेंगे सब, और दो लड़के तो सामने आए थे, अब लगता है कि बहन जी भी आएंगी। इस तरह की चीजों को आप पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप? नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर विपक्ष साथ में आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? ये मैं सवाल बार बार आपसे पूछना चाहता था कि आप 3 साल रहे, अब यहां शीर्ष की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह के बदलाव आप खुद में देखते हैं जब आप समस्याओं को देखते हैं, उनके समाधानों को देखते हैं? देखिए, कोई भी देश समस्या विहीन नहीं हो सकता कभी भी, परंतु बदलाव ये आया है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल निकालने का प्रयास न हुआ हो और हल न निकाला गया हो।
ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, सोच में परिवर्तन है। देश का स्केल बदलने का प्रयास मोदी जी ने किया है। हर गांव में बिजली पहुंचाना, हर घर में शौचालय पहुंचाना, हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्यांक रखना, 5 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचा देना, 7 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार देना। मैं मानता हूं बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं इसको? नहीं, काफी लोग देख रहे हैं, मगर काफी लोगों की मजबूरी भी है। अगर वो ही हमारा अच्छा कह देंगे तो जनता के बीच में कैसे जाएंगे? वो तो बोल नहीं सकते विपक्ष के लोग, बाद में उनका बचेगा क्या? वो नहीं बोल सकते, मगर जनता जानती है, और जनता जानती है इसीलिए बार बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां चुनाव होता है जनता चुन लेती है। एक बड़ा मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है आजकल, 3 तलाक का मुद्दा। ये लोग बहुत बोल रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? पहले जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं मानता हूं इस मामले को राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। ये कोई भाजपा सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया हुआ मामला नहीं है। 3 मुस्लिम महिलाएं अपने न्याय के लिए, अपने अधिकारों के लिए देश की सर्वोच्च अदालत के सामने गई है, और इसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, हम मानते हैं कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, इसलिए यह व्यवस्था को चालू नहीं रखना चाहिए। यह हमारा बहुत फर्म स्टैंड है। और समय समय पर देश में बहुत सारी ऐसी चीजों में बदलाव हुआ है, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, बहुत सारी चीजों को अलग अलग धर्म के मानने वालों ने अपने समाज के सुधार के साथ साथ बदला है। और दुनिया में भी बहुत सारे इस्लामिक देशों में, जहां इस्लाम के अलावे बाकी के लोगों की संख्या बहुत नगण्य है, उन्होंने भी ट्रिपल तलाक को छोड़ दिया है। तो मैं मानता हूं कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का मामला है, और उसमें पूरा देश लगभग एक है। जो कोर्ट ने कहा कि भाई आप कानून क्यों नहीं बना लेते, सरकार ने वहां पर कहा कि अगर इस पर रोक लगती है तो सरकार कानून बना देगी, फिर कोर्ट ने कहा आप कानून क्यों नहीं बना लेते हैं? तो इसको अब दिबांग जी देखिए, कानून नहीं बनाया फिर भी आप इसको पॉलिटिकल कहते हो, बनाएंगे तो क्या कहोगे बताओ? बाद में पॉलिटिकल ही कहोगे। और कोर्ट ने अब तक बहुत सारे मुद्दों पर संवैधानिक अधिकारों के साथ तुलना करते हुए एग्जिस्टिंग व्यवस्था को अवैध घोषित किया है। कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी बार अल्ट्रा वायरस घोषित किया है। एक सवाल है कि गुजरात में जो चुनाव होंगे उसके लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि ये पहला चुनाव होगा काफी सालों बाद कि प्रधानमंत्री, अब मुख्यमंत्री वहां अब मोदी जी नहीं रहेंगे। कितनी तैयारी है उसकी? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो शायद हमारी सीटें बढ़नी ही चाहिए। सीएम थे तो 128 आई थी, अब प्रधानमंत्री है तो 150 हो सकती है। अच्छा, मोदी जी तो है ही। इसमें आपके पुराने जानने वाले शंकर सिंह वाघेला, उनके बारे में तरह तरह के कयास लग रहे हैं। ये भी कयास लग रहे हैं कि भाई ट्विटर पे उन्होंने राहुल गांधी को अनफॉलो कर दिया है, बाकी कांग्रेस के नेताओं को अनफॉलो कर दिया। क्या उनसे इस तरह की कोई बातचीत होगी? नहीं, मेरी तो बातचीत नहीं हुई, मगर जो अखबारों में आता है वो सच है, तो वो नाराज है। इसमें यह कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप बाहर के जो लोग हैं, जो कांग्रेस से लोग हैं, दूसरे दलों के लोग हैं, उनको आप बीजेपी में लेते हैं? यूपी में देखा, उत्तराखंड में हमने देखा ये। देखिए, जितने भी लोगों को हमने लिया है वो सब लोगों ने मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा को स्वीकार कर कर पार्टी ज्वाइन की, एक बात। और बाद में वो लोग जनादेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ लोगों के सामने भी गए हैं, और उसके बाद में वो चुनकर आए हैं। अरुणाचल छोड़कर सारी जो नई एंट्री हुई है वो चुनाव के पहले हुई। ईवीएम के मुद्दे पर आजकल बहुत हल्ला है। एक तरीके से ईवीएम मशीन नहीं है, लोकतंत्र की बात हो रही है। क्या लगता है कि इस पर उतना मजबूती से जवाब नहीं दिया गया विपक्ष को कि आप ईवीएम पर हल्ला करते हैं? छोटे जवाब देना चाहिए, जो भी चुनाव आयोग ने देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है, सारे राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई, उनको कहा कि हम आपको मौका देंगे सिद्ध करने का।
तो मुझे लगता है कि प्रेस में जाने की जगह वही करना चाहिए। अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी हो सकती तो वहां दिखा देना चाहिए। जी, इस पर आपकी अपनी क्या क्या राय है कि क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? देखिए, ये सारे लोग जो सवाल उछाल रहे हैं वो सभी लोग कभी न कभी इसी ईवीएम से चुनकर आए हैं। जी, और उस वक्त ईवीएम ठीक था क्या? हाँ। मगर आज चुनाव हारने के बाद कहेंगे ईवीएम ठीक नहीं है। देश की जनता ये सब नहीं मानती है, क्योंकि जिसने वोट दिया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उनको मालूम है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मगर उनकी हार इतनी प्रचंड हुई है और भारतीय जनता पार्टी की विजय इतनी प्रचंड हुई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है विपक्ष के पास। जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है उसको आप कैसे आंकते हैं? नहीं, अच्छे से काम कर रही है योगी सरकार, बहुत अच्छे से कर रही है। कुछ ही समय में, लगभग 1.5 महीने में उन्होंने बहुत सारा काम किया है और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास होगा, ये लगभग शुरुआत के 1.5 महीने से हम स्पष्ट अंदाज लगा सकते हैं। जी, इसमें जो एक गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा हो रही है वहां भी हुई है, बाकी गुजरात में भी हुई है, कैसे देखते हैं आप इसको और ये क्यों रुकती क्यों नहीं है? ये देखिए, देश में बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन होता है, ऐसे इस कानून का भी उल्लंघन होता है। मगर जहां पर भी होता है वहां हमारी सरकारें इस पर एफआईआर भी दर्ज करती हैं, इनकी अरेस्ट भी होती है और कानून की अदालत के शरण में भी ले जाते हैं। इनकी कोई फेवरेटिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है और जब योगी जी बने तो इस पर भी समाचार पत्रों में लिखा गया, राम मंदिर का जो मुद्दा है ये आपसे हर बार पूछा जाता होगा, हर बार आप इसका जवाब देते हैं। हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में है कि राम जन्मभूमि मंदिर को संवैधानिक तौर पर या तो आपसी समझौते से वहां पर बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि उसमें कोई टाइम बाउंड होना चाहिए या आगे होना चाहिए? टाइम बाउंड, क्योंकि कोर्ट का मामला है, कैसे हो सकता है? और जहां तक संवाद का मामला है, मुझे अब जिस प्रकार से केस आगे बढ़ा है, मैं मानता हूं कि संवाद भी टाइम बाउंड नहीं हो सकता। आप जब भविष्य की चुनौतियों को देखते हैं तो उसमें आप कैसे उनको देखते हैं, कैसे आंकते हैं? क्या बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं अब जब आपके पास इतनी सरकारें हैं, इतनी सरकारें के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं? देखिए, चुनौतियां मैंने पहले भी कहा, न हो ऐसा कभी समय नहीं आ सकता। मगर पॉलिटिकल विल चुनौतियों का सामना करने की है तो कोई चुनौती महत्व नहीं कर रखती, चाहे ए हो, बी हो या सी हो। हर चुनौती का सामना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से कर रही है और मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा और विश्व के प्रमुख देशों में अपना स्थान बहुत कम समय में सुनिश्चित कर लेगा। इसमें आप एक बात कहते हैं और आपने लखनऊ में भी जब जीत हुई उसके बाद कहा कि जीत के बाद विनम्र होना चाहिए, ये आप बार बार दोहराते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? और जब आप ये कहते हैं कि क्या भाव रहता है? देखिए, और इतनी भारी जीत, अमित जी, जीत भारी हो या कम मार्जिन की हो, विनम्रता हमेशा रहनी चाहिए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण भी कर रही है और हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक लोगों के बीच में रखते भी है और मैं मानता हूं कि हम ये करने में सफल भी हुए। जहां जहां हमारी सरकारें बनी, बार बार चुनकर आती है, इसका मतलब यह है कि हम जीत को पचा पाए। जी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग करते हैं? उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है, कैसे चलता है? हमारी पार्टी का प्रशिक्षण का इंटरनल काम पूरे साल चलता ही रहता है। जी जी, ये हमारा रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स है। जी, अगर आप 2019 को देखें तो आप फिलहाल यहां से किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं और किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं? देखिए, अभी 19 को काफी देर है, 2 साल बाकी है, बहुत सारे नए मुद्दे भी आएंगे, राजनीतिक स्थितियों में भी बदलाव आएगा। मगर इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो है उससे बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और एक लंबे समय तक मोदी जी देश को अच्छा नेतृत्व देंगे।
अब आपकी कुछ निजी बात करें। निजी बात रहने ही दीजिए दिबांग जी, मैं कोई निजी व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, तो सब सार्वजनिक ही होता है। चलिए तो फिर पॉलिटिकली रहता हूं, निजी बात में आऊंगा। ये बताइए कि जिन राज्यों में जहां आपकी पकड़ उतनी नहीं है, जो सीटें आपने पिछली बार नहीं थी, उनमें किस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से जोर लगा रहे हैं? नहीं, अभी हमारे इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हमने हर बूथ के अंदर कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है और मेरा जो दौरा है हर राज्यों का 3 दिन का, उसमें मेरा आग्रह रहता है कि वो बूथ समितियों को गठन ठीक से हो और वो बूथ समितियां एक्टिव भी हो, वो बूथ एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की इकाई बने, इसके लिए हम मजबूती से काम करें। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, मोदी जी के संदेश को भी लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। दिव्यांग जी, 7 चर्च में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, चाहे ओडिशा हो, केरल हो, तेलंगाना हो, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, हर जगह पे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। मैं अभी 3 दिन लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी मोदी जी के नाम पर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि ये अनिल कुमार हैं, कह रहे हैं कि स्वामी और अन्य नेताओं ने कहा है कि 2018 में राज्यसभा में संख्या होगी, अगर तब तक राम मंदिर पर फैसला नहीं हुआ तो विकल्प देखेंगे, तो क्या ये विकल्प ऑर्डिनेंस होगा? भाई, स्वामी जी की बातों को आप एकदम भारतीय जनता पार्टी की बात मानकर मत चलिए, हम है ना कहने के लिए। अमित जी, ये बताइए कि 18 साल की उम्र में आप पीवीसी पाइप्स की ट्रेडिंग करते थे, आपने फैक्ट्री बनाई मानसा में, क्या सोचकर, क्या भाव था? और ये उस समय की बात है जब बीजेपी का नाम लेवे बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, क्या सोचकर आप इस राह की तरफ आए? दिवांग जी, बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, मैं अकेला नहीं हूं, वो एक अलग बात है, मेरा भाग्य भी है और पार्टी की मुझ पर कृपा भी है कि मैं आज पार्टी का अध्यक्ष हूं। मगर बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इतनी कम आयु में पार्टी के साथ जुड़े हैं, पीढ़ियां जुड़ी हैं, 80 छोड़िए 50 से जुड़े हुए हैं। वो कोई प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। राजनीतिक क्षेत्र की सूचिता बनाए रखें, उसमें गिरावट ना आए, उसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के और विचारधारा के आधार पर भारत के उत्थान के लिए हम राजनीति में आए थे। और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तब तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था, कॉलेजों में और बाकी सब जगह हमारे फैसलों पर सवाल उठाए जाते, कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को एडवाइस भी किया था कि ये क्या करें। मगर खैर, एक आयु होती है और उसी आयु में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, इसीलिए पार्टी हमारी मजबूत हुई। आपने भाग्य और कृपा कहा। अमित जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, आप मेहनत कभी क्यों नहीं कहते हैं? आप अगर 5 महीने में 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस बात को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि दिबांग जी, आप मुझे अकेले को देख रहे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष की आयु के हमारे एक कार्यकर्ता को पोस्टर लगाते हुए देखा है। साहब, उसको क्या मिलेगा अब? 70 साल की आयु हो गई, कुछ नहीं मिला अब तक, फिर भी भारत माता की जय बोलकर इतनी ठंड में पोस्टर लगाता है। वो कार्यकर्ता का मुझे विचार आता है, इसलिए मैं, और मैं निश्चित रूप से मानता हूं, मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मुझसे ज्यादा मेहनत करी है, मुझसे ज्यादा त्याग किया है और मुझसे ज्यादा तपश्चर्या भी करी है। तमिलनाडु की बात होती है, तमिलनाडु पे बहुत सारे कयास लग रहे हैं, क्या तमिलनाडु में रजनीकांत से कोई बात हो रही है? उनकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत है या प्रयास है? नहीं, अभी तो हमारी किसी से बात नहीं हुई। तमिलनाडु में एआईडीएमके का आंतरिक मामला है और अभी वहां के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मैंने अखबार में पढ़ा था कि हम सुलझा लेंगे। ठीक ही है जी, सुलझ जाता है तो जी। नहीं, रजनीकांत की मैं बात कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि एक और रजनीकांत जी से हमारी कोई बात नहीं हुई? पर क्या इस तरह की कोई खोज है? देखिए, खोज तो मैं हर रोज पार्टी के लिए अच्छे लोगों की करता हूं। दिबांग जी, आप भी आ जाओ तो लगा दूं आपको। आप सार्वजनिक मंच से एक ऑफर दे रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर। अच्छा,
मैं इस पर पूछना चाह रहा था कि ऐसा मैंने पढ़ा है कि आप 1980 से आप रोजाना एक डायरी लिखते हैं, और मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर आप एक भी पन्ना उसमें लिखते हैं रोज, तो करीब 13,500 पन्ने आप लिख चुके हैं। ये डायरी में आप क्या लिखते हैं? इससे ज्यादा ही होंगे, मगर मीडिया को कभी नहीं मिलने वाले हैं, आप उसकी ओर मत देखिए। डायरी रोजनिशी में लिखता हूं 12 मार्च 1980 से, और वो मेरे आंतरिक आकलन के लिए होती है। मेरे जीवन में कहीं भटकाव ना आए, मेरे जीवन का ध्येय और रास्ता हमेशा एक दिशा का रहे, इसके लिए मैं लिखता हूं। जी हाँ, ये हमारी सहयोगी शीला रावल, उनका सवाल है। वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि आप विपक्ष पर निशाना साधे हुए हैं। मायावती, लालू, अरविंद केजरीवाल, चिदम्बरम, और आप एक उनको बैकफुट पर लाना चाहते हैं, एक प्रेशर उन पर डालना चाहते हैं। देखिए, ये देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इमरजेंसी का। इस प्रकार के हथकंडों से कोई बैकफुट पर नहीं आता है, ना कोई दबता है, अगर गलत तरीके से दबाया जा सके तो। और ये हम भुगत चुके हैं, इसलिए हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आपने गलत किया है इसको भी बख्श दिया जाएगा। अगर कुछ गलत किया है और जांच होती है तो उसको स्पिरिट से फेस करना चाहिए। ये एक और सवाल है। देश में किसानों ने बम्पर फसल उगाई है, लेकिन उनकी फसल के भाव नहीं मिल रहे हैं। सरकार फसल को एमएसपी में नहीं खरीद रही है। नहीं, समर्थन मूल्य से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हर जगह पे खरीदी शुरू हो गई है। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां कभी रबी की फसल खरीद नहीं होती थी, वहां पर भी 80 लाख टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्यांक रखा है, और हर जगह पे फसल खरीदना शुरू हुआ है। अमित जी, जिस तरह से आप जवाब देते हैं, जिस तरह से आप राजनीति कर रहे हैं, उससे ऐसा लग नहीं रहा कि सारे जो विपक्षी हैं वो 2019 में ऐसा ना हो एक तरफ हो जाएं, तो आपकी समस्या बढ़ेगी। बिहार में देखिए जैसा हुआ, ये कोई भाव आता है आपको? नहीं, ये भाव से क्या करूं, मैं हार जाऊं? कमाल बात करते हो देवांग जी। मैं मेरी पार्टी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके कारण जनता हमें बार बार चुनती है, और चुनना भी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होना बहुत स्वाभाविक है। क्या इसमें यह भी शामिल है कि जो आपका जो मुख्य विपक्षी दल है, उनके नेता न तो बोलते दिखाई देते हैं, नए नेता, युवा नेता, न उनकी किसी चीज पर बहुत साफ सोच आती है? क्या उसका भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है? मैं पूछ रहा हूं कि विपक्ष का ढीला होना आपको कहां तक मदद देता है? नहीं, कोई राहुल जी अकेले नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, वो भी तो बोल सकते हैं। चलो, राहुल जी की समस्या आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, मैं तो नहीं कहता, मगर आप कहते हो तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी, पार्टी संगठन में बदलाव होना है, होने के साथ मंत्रिमंडल में भी विस्तार बदलाव होना है। क्या दोनों इंटरकनेक्टेड हैं? ना जी, इंटरकनेक्टेड नहीं है, मगर दोनों पे अभी जवाब नहीं मिलेगा आपको। पर आपको क्या लगता है कि विपक्ष में अगर आपको मैं पूछूं, और आप इस समय इतनी मजबूत स्थिति में हैं, तो शायद आप बता भी सकते हैं, कौन से ऐसे नेता हैं जिनको आप प्रभावी विपक्षी नेता मानते हैं? नहीं, मैं तो सबको प्रभावी मानता हूं। राहुल गांधी को तो नहीं मान सकते ना आप? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक बहुत पुरानी पार्टी है, इसे कोई हल्के से नहीं ले सकता। किसी भी पार्टी को या विचार को हल्के से लेने का हमारा तो स्वभाव नहीं है। जहां तक अभी के परिणामों का सवाल है, मैं आपको फिर से दिवांग जी बताता हूं, और इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, मगर जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बार बार चुनकर आना बहुत स्वाभाविक है। बहुत सालों के बाद इस देश की जनता ने एक ऐसा नेता देखा है जो देश की हर समस्या को एड्रेस करता है, जनता के मन को जानता है, और जनता की समस्याओं और दुख के साथ अपने आप को जोड़ता है। मैं मानता हूं बहुत समय के बाद ऐसा नेता देश के प्लेटफॉर्म पर आया है। मैं एक ही सवाल दोहरा रहा हूं
क्या उस डायरी के कुछ पन्ने देखने को मिल सकते हैं किसी को? ना जी, ना जी। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा आपने है, लिखे हैं वो? दिबांग जी, ये मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। नहीं, पर उससे लोग सीखेंगे अमित जी, कैसे आपका स्ट्रगल कैसे रहा, भाई, कैसे। मुझसे अलावा बहुत सारे लोग हैं, इनसे कुछ सीखा जा सकता है। मैं अभी तो काम शुरू किया है, 3 साल हुए देश के राजनीति में काम करते करते। पर 1980 से लिखी जा रही है डायरी। नहीं, क्या ये बातचीत ऐसी, ये जो हमारी बातचीत हो रही है, इसका भी कहीं उल्लेख होता है उन डायरी में, उस डायरी में? वो लिखते वक्त ही मैं तय करता हूँ। चलिए, अंत में अगर आप कहना चाहें सरकार के आने वाले वर्षों के लिए, चुनौतियों के लिए, तो आपके पास 3 मिनट का समय। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से दिबांग जी, कि देश के सामने जब हम सत्ता में आए, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां विद्यमान थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर निर्णायक फैसले लेकर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। काले धन पर एक निर्णायक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ी है और परिणाम लाने वाली लड़ाई है। राजनीति के अंदर से काले धन को दूर करने के, उसके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। महंगाई आज नीचे गई हुई है। स्वरोजगारी के माध्यम से बहुत आगे युवाओं को ले जाने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। किसानों के साथ ये सरकार चट्टान की तरह खड़ी हुई है। गरीबों के साथ ये सरकार उनका सोशल एम्पावरमेंट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, देश की जनता को, कि आप मोदी जी के साथ बने रहिए। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हर चुनौती को जो देश के सामने आएगी, देश की जनता के सामने आएगी, उसको निपटने के लिए सक्षम भी है, तत्पर भी है और इच्छुक भी है। हम अच्छा परिणाम देंगे। धन्यवाद। जी। तो ये थे चुनावी राजनीति के शहंशाह, हर चुनाव को हर बूथ पर जीत की रणनीति बनाने वाले। और फिलहाल ये जो बात कह रहे हैं सारी सही हो रही है। पिछली बार इन्होंने शिखर सम्मेलन में जो बातें कही थी वो भी सही साबित हो रही हैं। आज भी इन्होंने बड़े दावे किए हैं और देखना है, अगली बार देखेंगे कि उनमें से कितनी सही बैठती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।